प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास। और बाबा जी, आपने आजकल अपने चैनल पर बाबा की खरी खरी पर एक मुहिम छेड़ रखी है, और मैं आपकी पहले भी जो आपकी फेसबुक पे प्रसिद्ध पोस्टें रही हैं, जहां आपने मुखर्जी नगर में तैयारी करने वाले बच्चों पर, तैयारी किस प्रकार की, आईएएस की, पीसीएस की, जो कोचिंग करके लोग बच्चे अपनी तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की चाह में, पावर की, ब्यूरोक्रेसी में जाने की, तो उसको लेकर जो बच्चे वहां तैयारी करते हैं, हजारों लाखों बच्चे अपने हर साल पेपर्स देते हैं इनके, और कुछ ही चंद ही लोगों का सिलेक्शन होता है, क्योंकि चंद ही सीटें निकलती हैं। चंद मतलब हार्डली 1000। देने वालों की संख्या होती है 30 लाख 40 लाख। और वो जीवन क्या है, मतलब जो लोग मुखर्जी नगर में रहते हैं किस, या राजेंद्र नगर में रहते हैं, ये दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में प्रयागराज एक बड़ा सेंटर है, जहाँ पे लोग कोचिंग करके यूपीपीएससी और यूपीपीसीएस और इस प्रकार की सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं। तो इस पे आपने, आपके कई सारे वीडियोस हमने देखे, और इसमें मैं अभी हमारी हाल फिलहाल में क्या कहते हैं, एक फिल्म आई है 12th फेल नाम से, जिसमें एक आईपीएस अधिकारी थे, उनके जीवन को आधार बनाकर एक कहानी कही गई है कि आप अंत समय तक अपना पूरा प्रयास करते रहें और आईएएस की तैयारी करते रहें, और हो सकता है आपका हो जाए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि ये जो 40 लाख बच्चे दे रहे हैं, हो रहा है 1000 का, और ये फिर अंत तक, चले पीसीएस का भी मान लेता हूं मैं, कुछ सीटें देशव्यापी निकलती होंगी, 5000 10,000 निकलती होंगी, कुछ बैंक पीओ वगैरह की अलग तैयारियां होती हैं, 15-20 हजार लोग की नौकरी सरकारी लग रही होगी। देने वाला बच्चा है 40 लाख, और वो अपनी उम्र का सबसे जो प्रोमिनेंट टाइम है, प्रोडक्टिव टाइम है, वो इस तैयारी में लगाता है। 3 साल 4 साल 5 साल बर्बाद करता है, और मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, ये भी तय है। तो ये कुछ अजीब सा गलत नहीं हो रहा है? आप बताएं सर, ये मतलब आपका क्या विचार है इस पर? संदीप भाई, जो सबसे चिंताजनक बात है ना, वो ये है कि भारतीय जनमानस को, हमारे आम नागरिक को, आम हिंदुस्तानी को, आम युवा लड़के को ये समझा दिया गया है कि तुम्हारा कल्याण सिर्फ और सिर्फ नौकरी में है। जब भी जहां भी जॉब्स की बात होगी, तो वहां मतलब नौकरी, और नौकरी कौन सी? सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में भी कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं, पक्की सरकारी नौकरी। और पक्की सरकारी नौकरी भी सामान्य नहीं, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम हो। सबसे बड़ी लड़ाई ओपीएस की है। सरकारी नौकरी में एनपीएस नहीं चाहिए, मतलब द मोमेंट ही जॉइंस एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। ना सिर्फ ज्वाइन, बल्कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो भी उनकी बुद्धि भी यही कह रही है कि ओपीएस आना चाहिए। हाँ, तो मुझे रोजगार के नाम पर, एम्प्लॉयमेंट मीन्स अ जॉब, not a private job, a government job with old pension scheme and a posting at home ground. उसके बाद मुझे तमाम सुविधाओं के साथ पोस्टिंग मेरी पसंद की जगह में चाहिए। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 70 घंटे एक हफ्ते की बात करने की? नारायण मूर्ति होता कौन है कहने वाला? तुम मेरा इतना शोषण करोगे कि तुम मुझसे 70 घंटे काम लोगे? सर, ये एक माइंडसेट है। अब देखिए ना, हिंदुस्तान में 70 घंटे को लेकर कितनी करारी बहस छिड़ी हुई है, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपके कौमार्य को छेड़ दिया हो। किसी नए लड़के से 70 घंटे हफ्ते में पुरुषार्थ करने की बात कह के नारायण मूर्ति ने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। और 70 घंटे काम करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं एक राष्ट्र को, एक कौम को, उसके सब वो पॉइंट्स गिनाए जा रहे हैं। ना 70 घंटे काम करना बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। और मैं तो ये देखता हूँ जी नहीं, आप कहें सर जी।
वो मेरे एक मित्र हैं, वो आईएएस हैं, वो उनसे मेरी बड़ी लंबी चर्चाएं होती हैं। वो कहते हैं पुराने जमाने में जो ये तक्षशिला और नालंदा जो विश्वविद्यालय होते थे ना, तो इनके 4 प्रवेश द्वार होते थे, उनको सिंह द्वार कहा जाता था। तो जब कोई ब्रह्मचारी विद्यालय में, विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आता था, तो वहां पर एक आचार्य गेट पर उसको रिसीव करते थे और उससे पूछते थे कि कौन हो, कहां से आए हो, क्या शिक्षा लेने आए हो और उद्देश्य क्या है। मतलब अगर हमारे विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने आए हो तो उद्देश्य क्या है। और कहते हैं ऐसे 4 सिंह द्वार थे। 99% लोग तो पहले सिंह द्वार से ही लौटा दिए जाते थे, क्योंकि वो यही सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे कि शिक्षा लेने आए हैं तो उद्देश्य क्या है। उसके बाद पहला जब पार होता था तब दूसरे पे जाते थे, तब तीसरे पे जाते थे, फिर चौथे पे जाते थे, तब जाके जो है विश्वविद्यालय में, नालंदा में प्रवेश मिलता था। फिर आज आप किसी भी एस्पायरेंट से पूछ लीजिए कि भैया आईएएस बनना है या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या जीवन में कुछ भी बनना है, तो उद्देश्य क्या है, क्यों बनना है, आखिर इतनी मेहनत कर रहे हो, जी जान लगाए पड़े हो, हैं घर से इतनी दूर आके पिछले 5 साल से, वही आपकी बात है कि जीवन का सबसे प्रोडक्टिव समय, जवानी गला रहे हो, उद्देश्य क्या है। तो सर ये तो कोई हमारे इस पूरे सिस्टम में, यूपीएससी के सिलेक्शन सिस्टम में शायद ये सवाल तो पूछा ही नहीं जाता कभी भी। आखिर किस स्टेज पर पूछा जाता होगा, उद्देश्य क्या है। मे बी इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यू पूछा जाता होगा। अच्छा, उसके बाद भैया जिन लोगों ने इंटरव्यू लिया उनका भी एक स्क्रूटनी होनी चाहिए कि तुमने पिछले 5 सालों में ये 5000 प्रशासनिक अधिकारी छांटे थे, इन्होंने अपना क्या उद्देश्य बताया था, तुमने क्या समझ के इनको सेलेक्ट किया था, और जो तुमने माल, जो तुम तो जौहरी हो ना भाई, ये कुछ कोयले के टुकड़े हैं जिसमें से तुमको हीरा छांटना था, आपने हीरा छांटने का एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाया और आपके हिसाब से आपने बेस्ट कोहिनूर छांटे हैं। भाई 140 करोड़ लोगों के प्लॉट में यही तो 1980 बेस्ट लोग होते हैं, तो मार्केट में कितने में बिके, शीशा तो नहीं निकल गए, कहीं कोयला तो नहीं निकल गए। सर इसका ये ऑडिट होना चाहिए कि नहीं चाहिए, होना चाहिए, आप ही बताइए मुझे। सर ऑडिट, मैं ये बताऊं कि ये जो लोग हैं, जो आप कह रहे हैं, जो चुनते हैं, ये पूरी प्रक्रिया अपने आप में चुनने की इतनी वाहियात है कि इस प्रक्रिया से आपको सिर्फ और सिर्फ वाहियात लोग ही मिलेंगे। इक्का दुक्का कोई ढंग का मिल जाए, इसीलिए होता है कि कम ही अधिकारी होते हैं जो ढंग का कुछ प्रोडक्टिव कर पाते हैं अपनी सरकारी नौकरी में या सरकारी सिस्टम में। आप ऑडिट तो 100% होना चाहिए, किस चीज का ऑडिट नहीं होना चाहिए। आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप इतने बड़े पदों पर बैठे हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, सरकार का पैसा ले रहे हैं, लाखों रुपए सैलरी ले रहे हैं, और आपका विवेक कह रहा है कि इस आदमी को उठा लो, ये बढ़िया आईएएस बन जाएगा, ये बढ़िया काम करेगा 5-10 मिनट 15 मिनट के इंटरव्यू में। और इंटरव्यू सर मॉक इंटरव्यूज यूट्यूब पर हैं, आप उसमें आप सुनिए कि सवाल क्या पूछे जाते हैं, किस प्रकार का बुद्धिमत्ता ये लोग दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम तो ऐसा सवाल पूछ देंगे कि ओह मजा ही आ जाएगा। That can sound good for a conversation, those questions, those answers, but do they really tell about the person, how smart that person is, and the intent? जो आप कह रहे हैं, जो ऑडिट की बात आप कर रहे हैं सर, सबसे जरूरी बात है, nobody इंटेंट का किसी को हवा नहीं है कि इस बंदे का इंटेंट क्या है। ऑडिट 100% होना चाहिए जी। उसके बाद अगर आप किसी एक सामान्य आईएएस से बात करें ना, या जो एस्पायरेंट है उससे बात करें, तो उससे पूछो भैया आखिर तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही आईएएस बनना ही है, इसी परीक्षा को क्रैक करना है,
क्यों? आखिर ऐसा क्या मिल जाएगा? इट इज जस्ट जॉब। और उस जॉब में अगर हराम का पैसा ना हो, रिश्वतखोरी ना हो, देश को बेचने का अगर ऑप्शन ना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि 99% लोग ऑप्ट नहीं करेंगे, भाग लेंगे सर, भाग लेंगे। मुखर्जी नगर आज खाली हो जाएगा, मुखर्जी नगर खाली हो जाएगा। इस पद के साथ जो असीमित पावर मिलती है, जो पर्क्स मिलते हैं, आम 140 करोड़ भारतीयों पे रोब गांठने का है, अपने आप को पावरफुल सिद्ध करने के जो मौके मिलते हैं, और घूस का पैसा, हराम का पैसा है, रिश्वत का पैसा बनाने की के जो मौके मिलते हैं, ये दो तीन ये अगर खत्म कर दिए जाए तो आज कौन आईएएस बनना चाहेगा? सर इसी पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने ऑडिट की बात कही, क्या ये लोग जो चुने गए हैं इनका फाइनेंशियल ऑडिट नहीं होना चाहिए कि आय से अधिक संपत्ति है कि नहीं है? अगर यदि ऑडिट होता है तो कितने लोगों का निकलेगा? सर मुझे लगता है कि 99% जो है, मैं आपको बताऊं कि एक आईपीएस अधिकारी थे, बड़े मशहूर थे, उनके बारे में लोग कहा जाता है कि उन्होंने अपने पहले 20 साल का करियर बहुत ईमानदारी से पूरा किया और अपने सिर्फ एक टेन्योर में, एक पोस्टिंग में पैसे बनाए। और आईपीएस थे तो आपको मालूम है कि आईपीएस तो मतलब अगर मुंह खोल दे तो वो 1 साल में जो है अपनी अगली 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर लेता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने अपनी रेपुटेशन भी बरकरार रखी और सिर्फ एक टेन्योर में भी, उस टेन्योर में सिर्फ 1 साल पैसे बनाए थे। और फिर उसके बाद उन्होंने जब अपने, इसको कहते हैं रिटायरमेंट प्लान, इनकी भाषा में इसको रिटायरमेंट प्लान कहा जाता है। कह रहे यार चलो, सारी ईमानदारी के बाद भी रिटायरमेंट प्लान भी तो चाहिए, बाद में क्या करेंगे। और ऐसी बात नहीं है सर, हम जनरलाइज नहीं कर सकते, कुछ बेहद ईमानदार लोग हैं, इसी सिस्टम में हैं। बात वही है सर, कुछ ही हैं जहां पे पूरी प्रक्रिया इसलिए है कि सिर्फ और सिर्फ ईमानदार लोग चुन के लाए जाएंगे देश चलाने के लिए, वहां पे इक्का दुक्का ही मिलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा विषय को मैं पीछे ले चलता हूं। आपकी जो कि भारतीय जनमानस, भारतीय मेधा, हमारे देश के युवा को एक बात समझा दी गई है कि रोजगार का मतलब सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी होता है। अभी मैं एक बहुत बड़े मेधावी, बड़े पत्रकार की वार्ता सुन रहा था कल ही यूट्यूब पे। वो कहते हैं अब आप पकौड़ी तलने को भी रोजगार बोलेंगे? तो मैंने कहा भैया, एक तो तुम लोग जो है अगर पकौड़ी तलने को रोजगार नहीं मानते हो तो एक तो आप लोग अपनी तरफ से रोजगारों की एक लिस्ट जारी कर दीजिए कि सिर्फ इन्हीं प्रोफेशंस को, है ना, यही ऑक्यूपेशन, यही स्किल्स या पैसा कमाने के इन्हीं जरियों को रोजगार माना जाएगा। इसका मतलब बाकी को कोई नहीं करेगा, है ना। तो सर ये हिंदुस्तान के दिमाग में जो ये बात बैठाई जा रही है, तो ये बहुत खतरनाक है। आपकी बात बिल्कुल सही है सर। खतरनाक तो ये भी है कि जो आपने शुरू में कहा था कि 40 लाख बच्चे हर साल, मोटा मोटी मान के चलते हैं 35-40 लाख बच्चे हर साल डिसअपॉइंट होके अपने जीवन में वापस लौट रहे हैं और उनका प्लान बी भी नहीं होता है, और वो अपना प्राइम, और वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट के साथ लौट रहे हैं। ये यूपीएससी या ये प्रक्रिया जो है ये देश को अच्छे लोग नहीं दे रही है। ये जो, चलिए सिस्टम चुन लेता है, मैं मानता हूं देश को बहुत अच्छे लोग मिल गए, फाइन, और देश के पास जो वापस लोग लौटे उनका क्या? उस प्रक्रिया ने 40 लाख लोगों में से 1000 बेस्ट ले लिए, 2000, 4000, 5000 बस बेस्ट ले लिए, और बाकी जो लौटाए उनका क्या? कैसे लौटाए? किन कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो आ रहे हैं, किन लोगों से पढ़ के आ रहे हैं, किन लोग की संगत में रह के आ रहे हैं वो लोग 4 साल? आप और हम
जो आज हमारा एक्चुअली विषय है कि जो कोचिंग्स में ये जो टीचर हैं, ये किस प्रकार के लोग हैं, ये किस प्रकार की बातें पढ़ा रहे हैं। समाज वो 4 साल स्कूल में जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा वो कोचिंग में पढ़ता है, क्योंकि पैसा दिया है ना वहां पे, तो वहां टीचर पे ध्यान लगाता है। भले उस कोचिंग में उतनी सुविधाएं ना हो या बैठने की व्यवस्था ना हो या उतनी अच्छी ना हो, लेकिन वहां अपना मन दिमाग ध्यान सब लगाता है। और उसको किस प्रकार से ये कोचिंग के टीचर लोग भ्रमित करते हैं। आप तो जो मुखर्जी नगर में, मैं जानना चाहूंगा आपसे भी सर कि ये क्या ऐसा भी है कि ये बहुत अजीबो, ये जो बच्चे वापस लौट रहे हैं इनका ये क्या मानसिकता लेके लौट रहे हैं सर? मैं आपको मैं कहानी बताता हूँ। एक हम लोग अभी पिछले दिनों दिल्ली में थे, तो वहां पे जिस मकान में हम रह रहे थे उसके ऊपर एक फैमिली रहती थी। उनका एक बच्चा एनडीए में था, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे। तो ना वो छुट्टी आया हुआ था, तो वो भी सारा दिन फ्री रहता था, हम भी सारा दिन फ्री थे। सर्दियों के दिन थे, तो हम सारा दिन बैठ के ना धूप में गप्पे मारते थे और वो एनडीए की अपनी कहानियां सुनाया करता था। तो ही टोल्ड मी द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन एसएसबी। जो उनका जो सिलेक्शन का जो बोर्ड होता है एसएसबी, उसमें वो आर्मी अपने लिए जब अफसर सेलेक्ट करती है, तो ये हमेशा से एक बहुत बड़ी पहेली रही है। मैंने बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर से भी पूछा है कि भैया आखिर ऐसा कौन सा गुण खोजते हो। और उसमें सर क्या होता है कि कई कई बार उसमें भी हजारों लोग अप्लाई करते हैं, उसके बाद सारा कुछ करने के बाद जो फाइनल जो एसएसबी होता है उसमें भी 250-300 लोग होते हैं, उसमें कई बार एक भी सिलेक्ट नहीं होता। कई बार एसएसबी में होता है कि नॉट इवन सिंगल पर्सन वाज सिलेक्टेड, और कई बार 2-4-10 लोग हो जाते हैं। तो मैंने कई लोगों से पूछा कि आखिर ऐसा कौन सा गुण खोजते हो। तो एक बड़े अफसर थे, उन्होंने मुझे बताया कि तो हम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज खोजते हैं, ओएलक्यू बोलते हैं उसको। तो मैंने पूछा हाउ वुड यू डिफाइन ओएलक्यू। तो कहते हैं एक अफसर में नेतृत्व का क्या गुण है, वो कैसे निर्णय लेता है, कैसे अपनी टीम को मोटिवेट रखता है कठिन समय में। तो वो समझाते समझाते एक बात कह गए कि हम फौज के अफसर में वो गुण ढूंढते हैं कि जिस दिन सामने साक्षात मौत खड़ी होगी ना, उस क्षण ये कैसे बिहेव करेगा। फौज के अफसर के सिलेक्शन का सबसे बड़ा क्राइटेरिया यह है कि मृत्यु का सामना कैसे करेगा। सर आईएएस अफसर के सामने भी तो ऐसे क्षण आते होंगे जब उसको राष्ट्र की सेवा करनी है, या अपने सामने बैठे हुए एक 2 कौड़ी के छोटे भैये नेता को सेटिस्फाई करना है, उसके वोट बैंक को देखना है, और 140 करोड़ लोगों के देश की सेवा भी करनी है। तो एक आईएएस अफसर के जीवन काल में भी तो ये क्षण रोज आते होंगे, क्यों? बिल्कुल। उस क्षण वो कैसे बिहेव करता होगा? क्या वो अवाम पब्लिक के लिए सोचता होगा, उसके लिए निर्णय लेता होगा, उसके लिए पॉलिसीज बनाता होगा, या अपने पॉलिटिकल मास्टर्स की धुन पे नाचता होगा? नॉट ओनली पॉलिटिकल मास्टर सर, अपने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की धुन पे। ज्यादातर डीलिंग उसकी पॉलिटिकल मास्टर से नहीं होती है, अपनी सीनियर ब्यूरोक्रेसी से होती है, जो ऑलरेडी बहुत बहुत ही क्या कहा जाए कि क्या होती है वो घाघ। उसको ठोक, अगर कोई ईमानदार है शुरुआत में तो उसको ठोक पीट के उसको सिस्टम समझाया जाता है। तो सर एक तो ये विचारणीय पहलू है, ये विचार करने वाली बात है कि हम अपने प्रशासनिक अधिकारियों में कौन सा गुण, आखिर ये यूपीएससी वो तो एक आयोग है, वह जब ये कंबाइंड सिविल सर्विसेज का जो परीक्षा लेता है तो एस्पायरेंट्स में कौन सा गुण खोजता है?
क्या यूपीएससी को पता है कि ये घुंघरू बांध के अपने मास्टर्स के सामने नाचने वाली कौम तैयार कर रहा हूं मैं? और सर एक चीज और बताऊं आपको, वो प्रेमचंद की एक बड़ी मशहूर कहानी है मक्का दरोगा। जिसमें वो एक कोई जमींदार है, उनके यहाँ उनके एस्टेट मैनेजर की एक पोस्ट खाली है, तो उसका इंटरव्यू देने कुछ युवक आए हुए हैं। तो वो शाम को फुटबॉल खेलने मैदान में चले जाते हैं, तो वापसी में आते हैं तो एक बैलगाड़ी जो है वो कीचड़ में धंस गई है और वो किसान बेचारा अकेला लगा हुआ है, और वो युवक जो है उसके बगल से निकल जाते हैं। तो उसमें से एक जो है वो अपनी धोती ऊपर बांध के और वो उस किसान के साथ लग जाता है और एक तरफ से सहारा देके और वो बैलगाड़ी को उस कीचड़ से बाहर निकलते। ये कहानी आपने पढ़ी होगी शायद। है सही है। सर प्रेमचंद ने जो लिखा था ना कि वो जमींदार या वो जो जागीरदार था, वो अपने लिए एक ऐसा एस्टेट मैनेजर खोज रहा था जो कि आवाम के लिए काम कर सके। तो हमारी यूपीएससी क्या ढूंढती? वो जो लिखित परीक्षा लेती है और फिर वो जो इंटरव्यू लेती है, क्या खोजते हैं ये सब? और उनका कैरेक्टर, मुखर्जी नगर में अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार और ओपन सेक्स का जो नंगा नाच होता है, सब नहीं, कुछ लोग आ जाएंगे सब नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, ज्यादातर करते हैं। सर ये इनके कैरेक्टर को डिस्प्ले करता है कि नहीं करता है? एक फौजी अफसर को दाउ शैल्ट नॉट स्लीप विद योर ब्रदर, अपना फेलो सोल्जर्स वाइफ, सर एक डूज एंड डोंट्स है ना? क्यों? एक फौजी अफसर को किसी विदेशी महिला से शादी करने का अधिकार नहीं होता ना? देश का प्रधानमंत्री कर सकता है पर एक फौज का मेजर नहीं कर सकता। और अपने फेलो ऑफिसर की पत्नी की तरफ बुरी निगाह से नहीं देख सकता। जो बात है संस्कार वाली, ये नहीं, ये प्रोटोकॉल है आर्मी का, क्योंकि ये आर्मी के मोराल पे बहुत बुरा असर डालती है। आईएएस बनने वाले लड़के आईएएस बनने से पहले उस कोचिंग नगरी में क्या व्यवहार करते हैं, उनका क्या चरित्र है, उनकी क्या, अच्छा हर हफ्ते या हर महीने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बदलने वाले लोग किस, मैंने कल ही मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था, मैं तो पूछा यार एक बात बताओ कि जो लोग हर महीने हर 2 महीने पे अपनी लिव इन पार्टनर चेंज करते हैं, वो मैरिज में अपनी वाइफ के साथ कैसे बिताते होंगे 20-25 साल यार? आखिर आप बताइए ना सर। आपने जो बोला कि आर्मी एक प्रोटोकॉल देती है, ठीक है, और आपने शुरू में एक बात और कही थी कि उस बच्चे का क्या उद्देश्य है, ठीक है। मेरा एक सवाल उससे ऊपर है कि आर्मी का तो उद्देश्य है और इसलिए आर्मी अपना एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी वाला बंदा ढूंढती है क्योंकि आर्मी को अपना उद्देश्य पूरा करना है, ठीक है, और इसीलिए वो ऐसे लोगों को चुनती है जिसका उद्देश्य अलाइन होता हो आर्मी के उद्देश्य से। यूपीएससी का क्या उद्देश्य है, ब्यूरोक्रेसी का क्या उद्देश्य है, आईएएस लॉबी का क्या उद्देश्य है? ये सर जो नेहरू ने किया कि जितनी आईसीएस थी वो रातों रात आईएएस हो गई थी। अगर मुस्लिम लीग पाकिस्तान की डिमांड करके रातों रात फिर पाकिस्तान नहीं गई, कांग्रेसी हो गई और आपने होने दिया, तो जो पूरी व्यवस्था, जो लोग एज इट इज लोग डिट्टो जो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर पूरे देश को लूट, भाई ब्रिटिशर्स कितने थे सर? 2 लाख 3 लाख जब लौटे हैं तो 33 करोड़ पे 2 लाख 3 लाख ब्रिटिशर रूल कर रहा था। किसके माध्यम से रूल कर रहा था? आईसीएस बना के जो रूल कर रहा था वो। तो ये पूरी आईसीएस कौन थे? ये कलेक्टर सर्विसेज थे। ये आज तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, पहले तो डीसीज कहलाते हैं, कलेक्टर्स। व्हाट वर दे डूइंग? वो देश लूट रहे थे बैठ के ब्रिटिशर्स के लिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे तो भी ब्रिटिशर्स के लिए। नेहरू ने एज इट इज
उन्हीं लूटने, जिसके मन में, जिसके नीयत में ये था कि मैं ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहा हूं, देश लूट रहा हूं अपने, और अपने ही लोगों पे अत्याचार कर रहा हूं, उन्हीं लोगों को तुमने पूरी व्यवस्था का पार्ट बना दिया, और वो व्यवस्था आज भी चलती चली आ रही है। इसीलिए आपको इक्का दुक्का लोग मिलते हैं जो देश के लिए थोड़ा सोचते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेसी, पूरी ब्यूरोक्रेसी का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आज भी वही है, देश बेचना। पहले भी बेच रहे थे, 47 से पहले भी, 47 के बाद भी, और शायद आज भी। और इसीलिए इनको जो है पूरी व्यवस्था में इक्का दुक्का ईमानदार मिलता है, जिसका देश के प्रति थोड़ा बहुत समर्पण होता है। नहीं तो आप जान ही रहे हैं कि भाई किस प्रकार के लोग लिए जा रहे हैं। बात ये नहीं सर कि एक फिल्टर लगाया कि यहां से 35 लाख बच्चे वापस जा रहे हैं, एक फिल्टर है कि 35 लाख में से 1000 1500 ले लिया आपने। आप 12th फेल मूवी में दिखाया गया कि गांव की बुरी हालत है, ऐसा है वैसा है, तो वो नेता के मारे, ऐसी बात नहीं है। सड़कों की बुरी हालत इंजीनियरों के मारे, अधिकारियों के मारे है। नेता कुछ सर, नेता भी ना जिम्मेदार होता है, आप भी जानते हैं। उसको 5 साल बाद जाके अपने लोगों को जवाब देना होता है, उसको तो कुछ ऑडिट काम देना होगा। कराता है। इनको कोई जवाबदेही नहीं होती है, ठीक है। हाँ सर अगर अपने पास, हर घर के पास अपना बोरिंग ना हो तो प्यासे मर जाएंगे सारे। अगर सरकारी पानी के भरोसे जिंदा रहने की कोशिश की है तो अपना घर आदमी खुद ना बनवाए अगर, तो सरकारी आवास जो देना भी नहीं चाहिए सरकार को आवास। कुछ लोगों को देना चाहिए, गरीबों को या इस प्रकार से। पर ये जो है कि नहीं एलडीए, हम बनाएंगे घर, हम एक एरिया डेवलप करेंगे और हम घर बनवाएंगे, फिर हम आपको बेचेंगे, तभी आप रहिएगा। सर ये जो पूरा तंत्र है में, और ये जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, और ये सर 90 तक क्या था, बैठ के लाइसेंस बांट रहे थे। ये तय करते थे कि कौन क्या धंधा करेगा, कौन किससे खरीदेगा, कौन किससे नहीं खरीदेगा। 2017 में जीएसटी आया है सर, उससे पहले आपका पूरा देश एक मार्केट नहीं था। उससे पहले आप ये नहीं तय कर सकते थे कि मैं महाराष्ट्र के किसी आदमी से खरीदूंगा और वहां से सामान आएगा। बीच में पूरी महाराष्ट्र के सिटी का ऑक्ट्रॉय बैठा हुआ था, उसके बाद महाराष्ट्र का सेल टैक्स बैठा हुआ था, उसके बाद यूपी का सेल्स टैक्स बैठा हुआ था। बीच में रास्ते में जितने नाके पड़ रहे थे, जितने स्टेट्स पड़ रहे थे, सबके अधिकारी बैठे हुए थे। और आपके यहाँ तक सामान आते आते क्या होता था, ये हमको भी पता, आपको भी पता है। आज जीएसटी के आने के मारे आप ये काम डायरेक्ट कर सकते हैं, और बीच चीजें सारे फिल्टर्स हटा दिए गए, सरकारी तंत्र हटाया जा रहा है। ये जो मोदी जी ने लीकेज बंद करने की बात की है ना सर, ये बीच से सारे सरकारी तंत्र हटाए गए हैं। किसान कानून आया था, अब मुझे याद है आप बहुत नाराज हुए थे जब वापस लिया गया था। वो कानून क्या था, वो बीच से सरकारी तंत्र हटाया जा रहा था। एपीएमसी के अलावा ऑप्शंस दिए जा रहे थे किसान को कि भैया कहीं भी खरीद लो, कहीं भी बेच लो, किसी से भी, किसी को भी अपना सामान बेच लो। जहां जहां बीच में सरकारी तंत्र बैठा है, उन प्रोजेक्ट्स का, उन काम का, और देश की राह में रोड़ा बन के बैठे हुए हैं सर मैक्सिमम। हमारा जो ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस है भारत का, उसमें हमारी रैंकिंग मोदी जी के आने के बाद बहुत बढ़ी। उसमें पता है सर, एक पैरामीटर है जिसमें हमारी रैंकिंग आज भी बहुत गंदी है, कॉन्ट्रैक्ट्स का पालन। किसी भी बिजनेस का यदि ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसका पालन। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स का पालन जुडिशरी इंपोज करती है, जुडिशरी की हालत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उस रैंकिंग की वजह से, उस सेगमेंट की वजह से हमारी रैंकिंग आज भी, नहीं तो हम टॉप 10 में होते, टॉप 15-20 में होते हैं। अभी भी हम 70-75 पे ही रहेंगे, क्योंकि बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और जीएसटी और ये सब तो हमने ठीक कर लिया, बैंक्रप्सी कोड बिल लिया है, सब कुछ कर लिया। पर वो जो है कॉन्ट्रैक्ट्स का पालन, वो जुडिशरी के अंदर आता है, इसलिए हम अभी भी बहुत पीछे। सर मैं आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स चाहूंगा, और हम इस चर्चा को आगे भी कंटिन्यू करेंगे सर। ये यूपीएससी की तैयारी के क्रम में जो हाँ वामपंथी विचार थोपने का ये जो कुत्सित षड्यंत्र चल रहा है बहुत लंबे समय से, मुझे बताया गया कि वहां सबको ये प्रमोट किया जाता है कि हिंदू 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 अखबार पढ़ो, हिंदू अखबार पढ़ो, हिंदू अखबार पढ़ के अपनी राय बनाओ, अपना जो पर्सनालिटी है, वो जो सोच है, सोचने का तरीका है, वो हिंदू। मतलब एकमात्र अखबार जो कि यूपीएससी एस्पायरेंट को पढ़ने के लिए बोला जाता है वो हिंदू है। क्यों? क्योंकि वो एक वामपंथी विचारधारा वाला अखबार है, जो कि आपको फेमिनिज्म पढ़ा रहा है, जो कि वोकिज्म पढ़ा रहा है, जो कि मतलब वामपंथ की तमाम गंदगी
आपको एक नशे की तरह आपकी नसों में घुसेड़ रहा है। इसके बाद ये जो कुछ कोचिंग वाले हैं, जो इन्होंने वो किस्म परोसना शुरू किया है, जो सनातन की ढकी छिपी, ये बहुत ही खतरनाक एक ट्रेंड है। आप मुझे बता रहे थे ना वो कौन सी एक नई कोचिंग आई है जिसका कि बहुत भीषण दृष्टि आई तरीके है। से हाँ उसको जो लॉन्च किया जा रहा है और उसकी प्रचार में करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जरा वो बताइए वो क्या था, हमारे दर्शकों को बताइए। सर मैं चाहूंगा, मैं आपसे बस ये दर्शकों से भी और आपसे भी पूछना चाहूंगा कि क्या यह, चूंकि अभी हमारे अच्छा खासा समय हो गया हमारी आपकी बातचीत को, तो क्या यह हाँ, नहीं, मैं वो एक लंबी चर्चा है सर जो आपने नया टॉपिक छेड़ा है कि जो कोचिंग और हिंदू पढ़ने की और फ्रंटलाइन पढ़ने की, मैं एक होता है ना जैसे हम लोग बहुत अच्छी सीरीज देखते हैं तो क्लिफ हैंगर छोड़ा जाता है कि नेक्स्ट एपिसोड में, तो मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड में उस नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक दो लाइन छोड़ देता हूँ सर। जी जी, आपने हिंदू का नाम लिया, हिंदू का एडिटर है एन राम। एन राम एन राम हिंदू का टॉप मोस्ट एडिटर है सर, ठीक है। राफेल मामले में एक कागज को आधा मोड़ के मनोहर पर्रिकर का साइन छुपाकर या कुछ ऐसा घालमेल करके उसने बकायदा अपने पेपर में छापा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अबे तुमने ये क्या है, तो बोलता है नहीं, हम एडिटर हैं और हम ये आधा अधूरा झूठ बोल सकते हैं। दिस इज व्हाट ही सेड। सेकंड, फ्रंटलाइन मैगजीन, वो भी हिंदू पब्लिकेशन ग्रुप की है, ये जो न्यूज क्लिक में पकड़ाया है परंजय गुहा ठाकुरता और दो तीन जो और उसके राइटर जो थे, फ्रंटलाइन इंग्लिश में पढ़ने के लिए कहा जाता है सर मैगजीन। ये उसमें लेखक थे, प्रोफेसर, ये लोग वहाँ के एक्सपर्ट्स थे इकोनॉमिक्स के, फ्रंटलाइन में लिखते थे, चाइना से पैसा लेके यहाँ नौटंकी कर रहे थे। और भी ऐसे बहुत सारे हैं सर। तो दिव्यकीर्ति की जो बात आप कर रहे हैं, अभी हम अब अगले एपिसोड में जो कोचिंग्स हैं और उनके पे क्या खर्चा हो रहा है, क्यों उनको प्रमोट किया जा रहा है, आज के समय में वो क्या कर रहे हैं, दर्शकों अपने करिकुलम में इन 35 लाख असफल छात्रों को क्या पढ़ा रहे हैं? क्या भाई 1,00,000 तो इन्होंने अपने लिए वो छांट लिए, तो ये भी तो कच्चा माल है, ये भी तो 5 साल आपके भट्ठे में तपा है सर। सिर्फ अव्वल ईटा नहीं बेचा जाता है सर, टुकड़ी और चमड़ा और दोमा और पीला भी बिकता है मार्केट में। तो ये टुकड़ी और तमड़ा है, ये जो 35 लाख आपकी कोचिंग नगरी से निकल के जा रहा है पूरे देश में, ये क्या सोच लेके जा रहा है? इस पे चर्चा अगले एपिसोड में। तो धन्यवाद दर्शकों हमें सुनने के लिए। और हम आज तो हम अभी जो हमारी बात हो रही थी बाबा से, वो मुख्यतः एक कंटेक्स्ट सेटिंग है, एक भूमिका बांधी गई है, और उस पर जो मुख्य मेन बात है वो हम अगले एपिसोड में आपके सामने लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए सर।